वेलकम बैक नाज़रीन। नज़ीर हुसैन साहब, ये जो 48 घंटे की वार्निंग दे दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अगर आबनाए हॉर्मोज़ को नहीं खोला गया तो पावर प्लांट्स तबाह करने की उन्होंने धमकी। पावर प्लांट्स को तबाह कर देना मतलब अगर बिजली बंद हो जाएगी तो वहाँ मेन बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बिजली से, पावर प्लांट से। अब क्या देख रहे हैं, क्या इस लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने या पावर प्लांट्स को तबाह करने की हद तक जाएगा इजराइल अमेरिका, या यहाँ से पहले कोई मामलात एक स्टेप बैक पे कोई हल होते हुए देख रहे हैं आप? जी, लेटेस्ट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ये किया है। अभी मैंने अभी देखा है, तो उन्होंने ठीक कहा है। है कि पिछले 2 दिन से अमेरिका की और ईरान की गुफ्तगू हो रही है, 2 दिन से। और काफ़ी चीज़ों पे उनकी नोट्स एक्सचेंज हुए हैं। और प्रेसिडेंट सर, ट्रंप ने ये अमरीकी वेबसाइट ने भी दावा किया है, ये अमरीकी वेबसाइट ने भी हाँ दावा जी, किया था, लेकिन प्रेसिडेंट साहब का मेरे जी, पास नहीं है अभी ये अपडेट। जी जी, उनका नहीं, उनका मैसेज आ गया, अभी मैंने देखा कि 4 मिनट पहले। ठीक है। और उस पर उन्होंने कहा कि हमने 5 दिन और कहा है अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, मैंने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक कि है। आप किसी भी ये जो आपने एनर्जी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि किसी को आप स्ट्राइक ना करें। और उसने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ईरान और अमेरिका एक फार्मूले पे एग्री हो जाएंगे ताकि इस जंग को बंद किया जाए। ये तो है लेटेस्ट। ठीक है। अब ये क्यों, अब अमेरिका ने क्यों, जैसे कहते हैं वॉलंटियर कैसे किया, उसकी बैकग्राउंड क्या है? पिछले हफ्ते एक सर्वे हुआ है, क्विंसी इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और वो रिस्पॉन्सिबल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। उनका कहना ये है कि 58% जो प्रेसिडेंट ट्रंप के फॉलोअर्स हैं, मागा सपोर्ट, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने इनको प्रेसिडेंट बनाया, 58% का ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट को विक्ट्री अनाउंस कर देनी चाहिए और ईरान से विड्रॉ कर देना चाहिए। ठीक है। 58%। और उसमें से जो यंगर जनरेशन है, कोई 70% वो इस जंग के खिलाफ है। और वो ये समझते हैं कि ये जंग अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं हो रही, ये जंग इजराइल के इंटरेस्ट में हो रही है। और इस जंग का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास नहीं है, वो कंट्रोल इजराइल के पास चला गया है। इसलिए इजराइल बड़े आराम से बैठा है। बड़े आराम से मेरा मकसद है कि वो कोई बयान नहीं दे रहे। ये और बात है कि ईरान उनको हर रात को मारता है, और जिस किस्म की दुर्गत बनाई है उन्होंने, शायद पिछले 100 लेकिन साल सर, में नेतन्याहू ऐसा की नहीं हुआ सोशल था उनके मीडिया पे साथ। एक बयान तो सर्कुलेट कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। कल की ये बात है, नेतन्याहू ने जी, ईरान के जवाबी हमलों से परेशान हो गए ये स्टेटमेंट दी है, तो पैनिक तो नजर आ रहा है इजराइल वाली साइड पे भी। देखें, ये पहली दफा हुआ है। हमने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि किसी मुल्क ने इजराइल को ये बावर करवा दिया है, और उनकी आवाम को ये महसूस हो रहा है कि अब उनकी बका जो है शायद वो सिक्योर ना हो। एंड मुमकिन है कि इजराइल कोलैप्स हो जाए। ये बातें जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं ये बातें भी कर रहे हैं, और यहाँ तक भी लोग कह रहे हैं कि इजराइल प्लेनेट के ऊपर एक कैंसर है और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ तक वेस्ट और यूरोप के जो यंगर जनरेशन और जो स्कॉलर्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपने पहले कहा कि हम आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं, उनका ये ख्याल है कि ये मुल्क ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जो कुछ उन्होंने गजा में किया, 70,000 लोगों को उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया। जब अपने ऊपर आई तो फिर जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। लेट्स गो बैक टू जो प्रेसिडेंट ट्रंप करने जा रहे हैं। तो 5 दिन और हुए हैं, इसके ऊपर उनकी जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। बड़ी सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट इन ईरान, ये मुमकिन नहीं है। ये सही। उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर एक अटैक है। नंबर बिल्कुल 2 सही। कि उनकी जो मिसाइल है जी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके किसी भी जो रीजनल एलाइज हैं उन तक वो ना पहुंच सके। ये तो मेरे ख्याल में 1000 किलोमीटर से भी कम हो जाएगा। तीसरी बात
उनका ये कहना है कि जो ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हो रही हैं कि जी वो औरतों को नहीं कूटते थे और इस किस्म की उन्होंने कोशिश की थी इंटरनल अपराइजिंग के लिए, तो ये चीज़ें ईरान को मेरे अपना जो एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी में एक्सेप्टेबल नहीं हो गए। तो उसके मुकाबले में जो ईरान की मुतालबात हैं वो बड़े क्लियर हैं। उन्हें कहते जी आपने हमारा नुकसान किया है, आप इसके रिपरेशंस दें, मैंने आप जुर्माना दें, हट जाना। रिपरेशंस कहते हैं उसको। जी जी। ये कहते हैं नंबर 1। नंबर 2, आप हमारे साथ ये एग्रीमेंट करें और उसमें यूनाइटेड नेशंस, चाइना और रशिया गारंटर हों कि आइंदा आप ये हरकत नहीं करेंगे। हरकत से मुराद है कि आप जंग नहीं करेंगे, ये आप उसमें देंगे। तीसरा, उनकी जो सॉवरेंटी है उसको किसी भी लिहाज से आप रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, मैंने उसको कदर नहीं लगाएंगे। ये जो कहते हैं ना कि आप इन्रिचमेंट नहीं करेंगे या मिसाइल नहीं करेंगे, भाई आज दुश्मन उनका अमेरिका और फॉर एग्जाम्पल इसराइल है, ये आज से 50 साल के बाद क्या सूरत हाल बनती है, क्या होगा फिर? क्या हिंदुस्तान उनका दुश्मन नहीं होगा? हिंदुस्तानी वो थे जो उनके लिए स्पाई करते रहे, जो उनकी खुफिया मालूमात जो है मोसाद को देते रहे। ये दुनिया में कोई भी जो मुल्क होते हैं उनकी ना दोस्तियां परमानेंट मुफादात होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ममालिक के मुफादात होते हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब से जानूँ, फिर नज़ीर हुसैन साहब आपसे एक दूसरे एंगल से भी इसका एनालिसिस लूँगी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पे बयान जारी किया है कि इजराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है, मतलब चलें कुछ ना से मानना तो सही एटलीस्ट उन्होंने कि ईरान ने उनको बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल शाम है, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे, ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। ग्रेटर इजराइल वो चाह रहे हैं, वो फिलहाल हमें खत्ते में होता नज़र नहीं आ रहा है। ईरान ने तो खैर उनको ठीक ठाक बजा के रखा हुआ है, लेकिन ये जो बात की जा रही है कुछ कंडीशंस की, कुछ शराइत के हवाले से। अच्छा, अमेरिका के मुताबिक एक वेबसाइट है सर, अमेरिकी वेबसाइट का मैं रेफरेंस कोट कर रही हूँ, उसके मुताबिक अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफजूदगी ख़त्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए उसका मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म करना चाहता है। कुछ शराइत जो हैं आपको नज़ीर हुसैन साहब ने भी बताई, आपके नॉलेज में भी होंगी। जबकि ईरान कह रहा है कि जंगी नुकसानात का हर्जाना उनसे तलब कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जंगी नुकसानात का हर्जाना तो एक साइड पे है, ये जो मिसाइल सिस्टम की बात की जा रही है, इस पे आपके ख्याल में ईरान एग्री कर जाएगा? देखिए, ये जो आप 3 डिमांड्स बता रही है ना, ये तो पुरानी हो गई सर। ये तो खत्म हो गई, मतलब अभी तक उसके ऊपर बातचीत ट्रंप ने नहीं की है। ट्रंप की नई डिमांड आ गई है। ये जो ट्रुथ सोशल पे जो उसने अपना प्रोग्राम लोड किया है कि इस वक्त जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके अंदर जो डिमांड चल रही है अमेरिका की, वो ये है कि 48 घंटे के अंदर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें। और वहाँ से उसने बताया है कि जी उसके लिए उसने 48 घंटे का नोटिस दिया है। नहीं सर, ये जो डिमांड्स मैं आपको बता रही हूँ ये डायरेक्टली तो नहीं हुई है, डायरेक्टली तो पहले इनकी डिस्कशन रही थी। अब बैकडोर जो राब्ता चल रहा है जिसमें मिस्र है, कतर है, बरतानिया है, ये पैगामात जो है ना इरसाल कर रहे हैं, एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, उनके मुताबिक ये खबर सामने आई है। ये कल की खबर है सर। ये करूँ, अभी आप जाके ट्रंप का भी पढ़े ना जो उसने अपना ट्वीट किया, उसके ऊपर वो क्या कह रहा है। 48 घंटे का अल्टीमेटम है, सही। वो उसके अंदर वो, क्योंकि ये कोई पीस प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, ठीक है, ये है जहाँ पे आप नेगोशिएशंस के लिए टेबल सेट कर रहे हैं कि आपने नेगोशिएट किस तरह करना, उसमें ईरान ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया है। और ईरान ने 4 चीजें ही कही हैं जो जिसका पहले नजीर साहब ने जिक्र किया। उसने कहा कि जी आप हमें गारंटी दें, आप ये हमें बताएं कि हमला नहीं करेंगे। उसके बाद उसने कहा कि यूएस के बेसिस खत्म करें, फिर कॉम्पनसेट। ये ईरान ने कहा है। ट्रंप ने जो अभी तक कहा, उसने कहा जी जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। अब उसके लिए कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि नेटो के साथ गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी राजी हो रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ करने के लिए जो है एफर्ट करते हैं। तो बुनियादी तौर पे तो ट्रंप की तरफ से एक बुलिंग हुई है, जिसमें वो जैसे पहले भी बुलिंग करता रहा। अभी देखिए ना, कल वो कह रहा था कि हमारी ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, आज वो कह रहा है कि हमारे 2 से 3 दिन से ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे। वो तो करेक्ट आदमी है, ही इज अ करेक्ट मैन एंड ही इज अ कंपल्सिव लायर। मतलब इतना झूठा है कि वो अपना नाम भी सच नहीं बता सकता। उसका दुनिया में अभी कोई नाम होना चाहिए तो बुनियादी तरफ पे वो ट्रंप एप्स्टीन होना चाहिए।
कि एप्स्टीन फाइलों में जो उसका जिक्र है, जो उसका करैक्टर है, वो आप देख लीजिए। अब देखने की बात ये है कि जो वो कह रहा है, जो ईरान कह रहा है, अब जो ईरान भी जो कुछ कह रहा है कि जी आप तमाम बेसिस जो है वो मिडल ईस्ट से हटा ले, तो आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे इज इट पॉसिबल कि वो बिल्कुल विड्रॉ कर ले। अगर वो विड्रॉ भी करेगा तो दैट इज अ टाइम रिलेटेड प्रोसेस, और वो टाइम रिलेटेड प्रोसेस क्या होगा उसके ऊपर फिर फर्दर डिस्कशंस होंगी। कंपनसेशन देना है तो कंपनसेशन कितनी बनेगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, कहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंडीशंस हैं या 48 आवर्स का पॉज जो है उसके अंदर जो चीजें होनी हैं, वो मेरा ख्याल उसमें ना तो ईरान की बात वो मानेगा और ना ईरान उनकी बात मानेगा। और अगर ना ईरान उनकी बात माने कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप खोल दें, ना वो ईरान की बात माने, तो आप अगले 48 घंटे के बाद आप क्या सिनेरियो देखते हैं। इसलिए इस वक्त बुनियादी तौर पे जो चीजें, चाइनीज ने जो मैसेज दिया है और इसराइल का जो डेमाना सेंटर जो है, और उसके साथ दूसरा उनका जो पिटफॉल कौन सा सेंटर है जो न्यूक्लियर सेंटर है, वहां पे जो ईरान ने अटैक किया है, वो चीज है, वो कैटलिस्ट है, बहुत बड़ा अटैक है वो। अगर आप उसको देखें, दूसरी चीज याद रखिएगा कि चाइनीज ने एक बहुत बड़ा अपना उनका एक शिप है जिसको लियोनवे 1 कहते हैं, और वो जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में वो लेके आए हैं। और वो गल्फ ऑफ ओमान में उसका जो होता है 6000 किलोमीटर का सेंसर बबल है उनका, जो वो कॉन्फ्लिक्ट जोन को कवर करता है। ये 30,000 टन का शिप है, और ये पूरी की पूरी अमेरिकन फोर्सेस की और लाइट फोर्सेस की जितनी मूवमेंट्स हैं वो डायरेक्टली ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, ईरान के ऑपरेशन हेडक्वार्टर में जा रही है। जिससे अगर आपने देखा हो कि ईरान की जो टारगेट हिटिंग है, जो स्पेसिफिक टारगेट हिटिंग है जो पहले ईरान के पास नहीं थी, उसके जरिए उसने उन मिसाइल्स को किस तरह हिट किया है। और जो फतेह 4 उन्होंने चलाया उसका जो टोटल ट्रेवल टाइम है वो 11 सेकेंड्स है। तो ये तमाम जो, उसके बाद जो इंटरनल प्रेशर का जिक्र हुआ जो ट्रंप के ऊपर, जो उसके साथ साथ जो अभी कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही है उनकी डिपार्टमेंट्स के, जो उनके जो अपना जैसे तुलसी गबार्ड की देख लें या सेक्रेटरी ऑफ वॉर की देख लें, जिसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि जी बताएं कि कौन था इमिनेंट थ्रेट, आप बताएं ईरान को आपने कहा था उसके बाद निकले के। तो ये चीज़ें जो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं वो प्रेशर तो मौजूद है, लेकिन उसके अंदर क्या ये 48 आवर्स से 72 आवर्स तक ये डिमांड जाएगी? क्या जो गल्फ कंट्रीज और बाकी जो लोग हैं क्या वो एक फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो स्टेट फॉर्मर्स को खोले? तो इस वक्त जो चीजें हैं वो, तीसरी चीज जो इसके साथ आप रिलेट करके सोचिएगा वो ये है कि इजराइल उन तमाम चीजों को या उस 48 आवर्स के अल्टीमेटम को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। इजराइल की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, क्योंकि इजराइल ने कल भी बहुत बड़ा बिराज है मिसाइल का वो फायर किया है तेहरान के ऊपर और ईरान के ऊपर। सो हम इस वक्त एक बहुत बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लक्स जो है उसके अंदर ये जंग खड़ी हुई है। हो सकता है 48 आवर्स की जंगबंदी हो जाए, हो सकता है 48 की जंगबंदी के ऊपर अभी इंतजार करना है कि ईरान का भी क्या रिस्पांस आता है। क्या वो भी ये कहते हैं कि हम 48 आवर्स के लिए अपने मिसाइल लॉन्चिंग को फ्रीज कर रहे हैं? क्या इजराइल भी ये कहता है? और अगर ना हुआ ईरान की तरफ से भी इजराइल की तरफ से भी, तो फिर तो वो जो पुरानी पोजीशन है जिसमें अमेरिकन ने कहा है कि अब हम आके, और बल्कि इसके साथ साथ ये देखिएगा 2500 मरीन्स हैं जो इस वक्त मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईरान, जिनको वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने के लिए भेज रहे हैं। जिसकी खबरें ये आ रही थी कि अब वो खर्ज आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं या वो मरीन प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि खर्ज आइलैंड जो है वो बिल्कुल ओवरलुक करता है ज़ेग्रोस माउंटेन से। अगर आप देखें तो वो ओवरलुक करता है स्टेट ऑफ हार्मुज़ को, और एनी डिप्लॉयमेंट देयर विल इन, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ईरान की फिर डिफेंस फोर्सेज जो है, ग्राउंड फोर्सेज, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। सो एक नई सिचुएशन डेवलप तो हुई है। दुनिया भी कह रही है कि इसकी सिचुएशन के डेवलप होते ही और ब्रांड की कीमत जो है वो नीचे आ गई है, $114 से नीचे आ गई। तो लेकिन ये है कि ये 48 घंटे तक, ये 72 आवर्स तक हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर लल आता है अपना इस जंग में, या ये जंग इसी तरह जारी रहती है। बट ऑल सेड एंड डन, इस वक्त जो ज्यादा प्रेशर है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है इस जंग को रुकवाने का, ना इजराइल पे है ना ईरान पे। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा नज़ीर हुसैन साहब, ये जो अभी 48 घंटे की बात हो रही है, अब 24 घंटे रह गए, क्या देख रहे हैं अगले 24 घंटे में प्रेसिडेंट ट्रंप
का तो खैर एक लम्हे का भी उनका कोई नहीं भरोसा, वो अनप्रडिक्टेबल से वो इंसान है कि वो कब क्या स्टेटमेंट दे दें या कब क्या कर दें। बहरहाल ये जो गारंटर की बात हो रही है, इसी पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ईरान की तो गारंटी ले लेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या कोई गारंटी लेने को सामने आएगा? अब नए हरमूज तो चले खुलवा ही लेंगे, जिस भी तरह से वो प्लान कर रहे हैं, वैसे ईरान की तरफ से लग नहीं रहा कि वो इस तरह के अपने हरमूज को खोलने की तरफ आएगा, लेकिन गारंटर कोई बनेगा प्रेसिडेंट ट्रंप का आपके ख्याल में? देखिए, गारंटर की बात ईरान ने की है, अमेरिका ने तो जाहिर नहीं की। ईरान की तरफ से शराइत में है ना, तो क्या कोई बनेगा गारंटर, चाइना या दूसरा? वो मैं अर्ज करता हूँ, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का कहा है और चाइना और रशिया का कहा है। अब चाइना के लिए बहुत अहम है ये, वेनेजुएला खोने के बाद, उसको लूज करने के बाद चाइना के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो ईरान की जहाँ तक हो सके पॉसिबल वो सपोर्ट करे और उसको गिरने ना दे। अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता ये हमारे लिए भी बहुत अहम है, अगर ईरान गिरता है तो ये जो इंसर्कलमेंट है चाइना की, ये मुकम्मल हो जाएगी। उस तरफ आप जापान है, उस तरफ साउथ कोरिया है, और यहाँ पर अगर ईरान में आके अमेरिकन और इजरायली कायम हो गए तो फिर चाइना के लिए मुश्किल होगा। अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने जहाज़ का जिक्र किया, ये उसी की जिसे कहते हैं कि अरेंजमेंट हुई है। किसी भी सूरत में ये आप तसल्ली रखें, रशिया और चाइना और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो सामने नहीं है, वो ईरान को नहीं गिरने देंगे और ये जंग बंद नहीं होने जा रही। उसकी वजह दो सिंपल है ये कि जिस वजह से ये जंग शुरू हुई है, आज से नहीं हुई, ये 79 से शुरू है, उस वक्त से लेकर आज तक जो इसकी वजूहत हैं वो आज भी कायम है और वो 47 साल पहले भी थी। जब तक कि वो वजूहत ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक ये जंग नहीं होगी। हाँ, ये और बात है कि एक और 6 महीने का पीरियड आ जाए या 5 साल का पीरियड आ जाए, और उसमें बड़ी आसान सी बात है, वो इस्लामिक रिवोल्यूशन को रोल बैक करना चाह रहे हैं। आपके जो अभी ट्रंप ने ट्वीट किया है उसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नहीं लिखा, उसमें कंट्री ऑफ ईरान का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कंट्री ऑफ ईरान, वो इस्लामिक नहीं कहना चाह रहे। असल झगड़ा उनका इसी बात के ऊपर है, इस्लामिक रजीम के ऊपर है, ठीक है, और ये इस्लामिक रिवोल्यूशन है और वो इजराइल को बिल्कुल सूट नहीं करती, क्योंकि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने पहले कहा, वो उनका जो ग्रेटर इजराइल बनना है नाइल से लेकर यूफ्रेटिस तक, वो उसके ऊपर कायम है, 100 साल के ऊपर कायम है। और ज्यूज ने अपनी किताबों तक के अंदर तब्दीली कर ली है उसको जस्टिफाई करने के लिए। वो कहते हैं ये बिब्लिकल क्लेम है, ये अल्लाह का हमारे साथ कॉवेनेंट है। कॉवेनेंट की ये जो डेफिनेशन ये है कि वो बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ तक उन्होंने कर चुके हैं तो आप खुद ही सोच लीजिए, और पाकिस्तान भी सोच ले और दुनिया भी सोच ले, इजराइल इज नॉट गोइंग टू गिव अप, अमेरिका इज कॉट इन द मिडल, और ट्रंप जो है उसकी अपनी पॉपुलैरिटी और उसका मिड टर्म इलेक्शन भी बहुत करीब है, और जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक फॉल आउट है इसका हमारे मुल्क में भी है। हम भी अब पेट्रोल लेते हुए तकलीफ होती है, लेकिन बड़े बड़े कामों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। एंड सल्यूट टू ईरान, जिन्होंने अमेरिका को भी और इजराइल को भी ये बावर करवाया है कि वो गलत साइड पे हैं और ये सही साइड पे हैं। दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून। ब्रिगेडियर साहब, सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पॉइंट ये है कि जब हमने देखा था मशरिक़ वस्ता के वज़ीर ख़ारजा ने एमरजेंसी कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सोचा जा रहा था कि शायद वो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दे दें कि दोनों साइड को चलें, वो ब्लेम भी कर दें और दोनों साइड को वो मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरा दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सारा का सारा लोड डाल दिया ईरान के ऊपर। उस ये जो एमरजेंसी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद ये जो एलामिया जारी किया गया था, आपके ख्याल में उसने जंग बढ़ाने में ज़्यादा रोल अदा किया है या उसको कुछ बैलेंस करने में रोल अदा कर सकता है? कि जंग बढ़ाने का फायदा जहाँ तक ताल्लुक का ना, वो आप नेतन्याहू की इनिशियल स्टेटमेंट आपने सुनी होगी
जी। वो जब 12 दिन की जंग हुई थी ना, तो उस वक्त उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलील, कमीना और गंदा इंसान है जी। जो मुसोलिनी, हिटलर से भी बढ़ गया। इतना हॉलोकॉस्ट में भी जुल्म नहीं हुआ था जितना गाजा के अंदर 1,75,000 लोगों को शहीद किया। उनमें कोई 32,000 बच्चे और उसके बाद औरतें, वो अलग है। आप तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और उस पर तमाम ममालिक चुप बैठे रहे, बल्कि हमारे खत्ते के जो इस्लामी ममालिक हैं वो तो तालियां बजाते रहे कि मारते रहो जितने ने मारते हो। तो उसने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा, तोरा को उसने कोट किया था। और तोरा को कोट करके उसने कहा था कि हमें तोरा जो है वो उससे ये गाइडेंस मिलती है कि आप अपने मकसद की तकमील के लिए बड़े लोगों को मारें, छोटों को मारें, बुजुर्गों को मारें, इवन यू गोइंग टू किल शीप्स। और शीप्स वगैरह की एक ज्यूस जो रिलीजन है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंस डिफाइन की जाती है। तो आप ये बताइएगा कि वहां पे उसने उसको पहले दफा ही मजहबी जंग, मजहबी रुख दे दिया था। और ये है ही मजहब की जंग, ये मजहबी जनूनियत की जंग है, जिसको ज़ियोनिस्ट जो हाई ग्रेड ज्यूज हैं जो कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड। और अमेरिका के अंदर जी ब्रिगेडियर साहब, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी ब्रिगेडियर साहब। का इस्तेमाल करो। ठीक तो है। ये ज़ियोनिज्म का जो नेक्सस है अपना न्योकॉन्स का, ये बुनियादी तौर पे सारे फसाद की जड़ है। और ट्रम्प भी ज़ियोनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी जो जितनी वहाँ पे पादरी हैं, और ट्रम्प की जो पेस्टर है पॉला वाइट, जो व्हाइट हाउस में बैठ के उसके अंदर फूकती रहती है उसके ऊपर, वो भी न्योकॉन्स को और ज़ियोनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके अंदर आपने देखा कि पहली इस जंग से पहले जो ट्रम्प ने तो जो अपना नेतन्याहू तकरीर की, उसने कहा मेरा 40 साल का ड्रीम था जब खामनेई साहब की शहादत होती है कि हम ईरान पे हमला करें और ईरान को। तो ये जंग तो बढ़नी थी। और एंथनी ब्लिंकन का जो बयान उठा के पढ़े, वो भी फॉरेन मिनिस्टर अपना अमेरिका के हैं, उन्होंने कहा कि जी इसने, इस शख्स ने, गंदे इंसान ने बाराक ओबामा को भी कहा था, जो बाइडेन को भी कहा था, बुश को भी कहा था कि ईरान पे हमला करो, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया। बाराक ओबामा के ज़माने में तो 4+1 का जो न्यूक्लियर माहिदा हुआ था वो बड़ा इफेक्टिव माहिदा था। उससे ईरान, अभी आप देखिए, अभी ओमान के वो वजीर खारजा जो इस नेगोशिएशन के दरमियान बैठे हुए थे, जो ये थर्ड पार्टी नेगोशिएशन अब हो रहे थे, उन्होंने जाके वहां पे CNN को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हम तो पहुंच गए थे, मायदे के नजदीक पहुंच गए थे, ईरान 0% यूरेनियम एनरिचमेंट पे राजी हो गया था, लेकिन मुझे पता चला कि ईरान ने, इजराइल ने हमला करना है, तो मैं आके आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू पुट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। सो मतलब कहने का ये ज़ियान ने बढ़ना था और इसी स्केल पे बढ़ना था। इसका सिर्फ एक यहाँ पे जो हिंट्स आई थी वो ये थी कि इजराइल ने और अमेरिका ने गालिबन ये अप्रिशिएट नहीं किया था कि इस बुरी तरह उन्हें मार पड़ेगी, इस बुरी तरीके उनको उन्होंने गालिबन, क्योंकि ईरान की जितनी डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो जो डिफेंस जर्नल है दुनिया के जो वेबसाइट हैं उस पर तो अवेलेबल नहीं है ना, इट इज़ अ सीक्रेट, इट इज़ अ हिडन थिंग। उसके साथ अब जैसे मैंने आपसे कहा चाइना भी आ गया, रशिया भी आ गया। एंड मुझे समझ नहीं आती, ये गल्फ कंट्रीज को ये एहसास होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग ईरान जो है वो गल्फ की भी प्रोटेक्शन गारंटी करता है अगर उनसे ताल्लुकात ठीक रखें, क्योंकि ग्रेटर इजराइल में सिर्फ ये वही नहीं है बल्कि गल्फ ममालिक, सऊदी अरब का भी सदर्न पोर्शन आ रहा है और जॉर्डन भी आ रहा है। तो इस पे लेकिन चूंकि वो अमेरिकन ने उनसे पैसे लिए, इन्होंने पैसे दिए हैं, कतर ने जहाज भी दिया था, सऊदी अरब ने $1 ट्रिलियन भी दिए थे। सो दैट इज वाई दे आर स्टैंडिंग विद अमेरिकन। अदरवाइज जो कुछ ईरान ने से जो किया है वो मुझे उसमें कहने में कोई हद नहीं है कि मुस्लिम उम्मा के लिए आने वाले दिनों में मुसलमान ममालिक के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के तौर पे ये इजराइल के पास गया। तो इजराइल ने तो इस जंग को इस लेवल पे लेके आना था और ट्रम्प जो था बिल्कुल अलाइन था, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो रोल देखेंगे आप अपना ट्रम्प का, आने वाले दिनों में अभी क्लिंटन की हेयरिंग हुई है ना, तो अभी इसकी भी हेयरिंग होगी। तो बात बहुत सारी चीजें। दूसरी बात यह है कि दुनिया में जो कारोबार ज्यादा चलता है ना, फायदा वो चलता है डिफेंस प्रोडक्शन का। ठीक है। हथियार खर्च होंगे तो हथियार बनेंगे,
ठीक है, अभी जैसे ट्रंप ने बुलाया हुआ था अपना लॉकहेड मार्टिन के और रायथन के सीईओ को और बाकी डिफेंस के दबा के हथियार बनाओ, क्योंकि वो रायथन वो है जो टमाहॉक मिसाइल बनाती है, उसकी वैसे तो कैपेसिटी है वो साल में कोई 1000 मिसाइल बनाती है, लेकिन अब उसको वो उस प्रोडक्शन को डबल कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि यूक्रेन के 4 साल जंग में इतने टमाहॉक इस्तेमाल नहीं हुए जितने चाहिए, 12 दिन 20 दिन की जंग में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो गए, इंटरसेप्टर खत्म हो गए। तो ये तमाम चीजें जो है ये कैटलिस्ट है इस जंग को बढ़ाने में और इस जंग को ना खत्म करने में, क्योंकि वो जो इकोनॉमिस्ट पीछे जो इसको मनूवर कर रहे होते हैं ना, वो ये देख रहे होते हैं कि अगर जंग खत्म होगी तो हमारा जो पैसा लगा वो वापस किस तरह निकलेगा। बिल्कुल सही सर, आपको पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब आपका भी, नज़ीर हुसैन साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।